भवानीपुर सीट ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी हराते हैं। ममता बनर्जी सिटिंग सीएम हारती हैं। क्या बीजेपी ने उन्हें हराने के लिए किसी विशेष रणनीति का प्रयोग किया था? मुझे लग रहा कि जब बंगाल का हवा बना तो उसके लिए भवानीपुर अलग से नहीं बनाया गया। भवानीपुर अपने आप से हो गया। पिछली बार भवानीपुर से जब वो उपचुनाव लड़ी थी तो वहां पे लोगों ने मुख्यमंत्री को चुन रहे थे, एक विधायक को नहीं चुन रहे थे, क्योंकि वो पार्टी जीत हो गए, बाई इलेक्शन में जीत कर आई थी। पहली बात। दूसरी बात था कि उन्होंने शुभेंदु को जाकर नंदीग्राम में दिया था चैलेंज में, तो शुभेंदु हार गए थे। अब उन्होंने क्या किया कि जब नंदीग्राम में शुभेंदु ने ये चैलेंज दिया कि मैं आपको हराऊंगा, और उस चैलेंज में वो विजयी हुए। इस पूरे प्रकरण को आप देखेंगे तो अभी जिस तरीके से चर्चाएं हो रही थी, बंगाल में एक चीज था कि लोग इस बार जो पूरे माने चुनाव के बंगाल का जो इतिहास रहा उसको बदलना चाह रहे थे। लोगों ने इंडस्ट्री तो चुना ही, लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पे दिया ही, बंगाल में एक बदलाव के लिए तो दिया ही, लेकिन चुनाव का जो गुंडागर्दी था उसको भी इस बार बंगाल के लोगों ने तोड़ा है। क्योंकि ये 60 सालों से देखते आ रहे थे कि मेरा चुनाव में नाम होता था और हम वोट नहीं दे पाते थे। चुनता वही था चाहे जिसकी पार्टी की सरकार होती थी, वो चाहे गुंडे के द्वारा कराए चाहे किसी तरीके से कराएं, उनका सिर्फ नाम होता था, चुनाव के वोटर लिस्ट में नाम होता था, वोट वही चुनते थे जो सरकारें होती थी। इसमें एक बदलाव लाने की लोगों ने कोशिश किया और सरकार ने उसकी व्यवस्था की, यानी इलेक्शन कमीशन ने उसकी सारे अरेंजमेंट को किया कि भाई किस तरीके से आपके अंदर जो भय व्याप्त है उसको मैं समाप्त करूंगा। और चुनाव आयोग के इस भरोसे पे बंगाल के जो भद्र लोग थे, जो 2021 में पोल नहीं कर पाए थे, 2024 में नहीं कर पाए थे, इस बार खुल कर आए थे। और ये साफ दिख रहा था कि जहां पे कलकत्ता सबसे भद्र लोगों का वो एरिया था, 11 में से 11 सीटें टीएमसी जीत गई थी 2021 के आंकड़े में। वहां पे 62% पोल हुआ था, इस बार 90% पोल हुआ। 28% पोल यदि लोग करने आ रहे थे तो सरकार के पक्ष में नहीं करने आ रहे थे, उस डर के पक्ष में करने आ रहे थे, जिसको भय बना के रूप में आप पोल नहीं करने दे रहे थे। वो भय दूर हुआ और उन लोगों ने कहा कि अब चलो हम पोल करते हैं, और वे चलते हैं। उनके जितने परिवार के सदस्य थे, यूथ थे जो बाहर चले आए थे, बंगाली बड़ा अपने क्या कहेगा पुराने चीजों से बड़ा उनका लगाव होता है, उससे वो अलग नहीं होना चाहते थे। लेकिन जब बच्चे बाहर गए पढ़ने के लिए, जैसे अभी 50 लाख लोगों के जो रोजगार के रूप में बाहर गए हैं, तलाश करके वहां नौकरी कर रहे हैं, तो एक अच्छा अनुभव लेकर आए थे। वहां पे सरकारें जो थी उसके अनुभव को लेकर आए थे, और वो अपने पेरेंट्स को बताते थे कि भाई आप देखो कि किस तरीके से बंगाल बदला, कर्नाटका बदला, उत्तर प्रदेश बदला है, ये सब किस तरीके से बदलाव हुआ। ठीक है, इसी क्रम में क्योंकि अब यहाँ पे हम उस सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि भविष्य को एक बार और स्टेप इन करेगा, क्या देखते हैं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का भविष्य? आप बताएं। नहीं, हमको देखिए जैसे अभी उसी को हम एक तो पहले उस बात को थोड़ा आगे बढ़ा दे जो नंदीग्राम और भवानीपुर का मामला था। देखिए 3 बार ममता बनर्जी भवानीपुर से जीती हैं, जिसमें 2 बार बाई इलेक्शन में जीती हैं, और 1 बार जनरल इलेक्शन में जो अपना जीता उन्होंने 2011 में भी, जब वो नहीं 11 में भी वो बाई इलेक्शन में ही जीती थी। उस समय तो वो लड़ी नहीं थी, चूंकि पार्टी उनकी लड़ रही थी, वो संभवतः एमपी थी, तो वो जीत गई। जब वहाँ उनकी सरकार बनी तो वो जीती थी वहाँ, तो फिर वही 54-55 हजार वोट से जीती। 16 का चुनाव वो लड़ी थी बतौर मुख्यमंत्री वहाँ, और कांग्रेस पार्टी ने दीपा दास मुंशी को चुनाव लड़ाया था वहाँ, जो प्रियरंजन दास मुंशी बड़े नेता थे, उनकी पत्नी थी। तो दीपा दास मुंशी के साथ बड़ी टक्कर अच्छी हो गई थी और 25,000 वोट से ममता बनर्जी जीती। फिर उसके बाद 21 में वो बाई इलेक्शन जीती। इस बार जब वो बतौर मुख्यमंत्री लड़ने गई तो 16 वाला रिपीट होने का एक बड़ा अगर चैलेंजर आता है तो ये था कि वल्नरेबल है सीट, वो कई कारणों से वल्नरेबल है। और दूसरा क्या है कि शुभेंदु अधिकारी के बारे में एक धारणा बन गई थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और टीएमसी आउट हो रही है। तो इस धारणा ने शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में बहुत काम किया। समीकरण वहां का तो देखिए, जो 51,000 नाम कटे थे SIR में भवानीपुर में, उसमें 13,000 मुस्लिम नाम थे और 38,000 के करीब हिंदू थे। वो उतना बेटर नहीं करता, 24% तब भी वहां मुसलमान था। मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, शुभेंदु को चुनेंगे तो मुख्यमंत्री चुनेंगे, ये धारणा उनको ममता बनर्जी के लिए वहां भारी पड़ गई। एक तो भवानीपुर की बात। देखिए एक थोड़ा सा रोक रहा हूं उनको, जो 38,000 जो नाम कटे थे उसका यूटिलाइज जो करता था वो टीएमसी के लोग करते थे सरकार के बदौलत। तो ये नाम कटना उतना महत्वपूर्ण नहीं था, वो यूज किस में हो रहा था उसको, हाँ, जो छापा वोट था उसको इलेक्शन कमीशन और
कहिए कि जो पुलिस फोर्स थे उसको रोका है। और भवानीपुर सीट पर अगर मैं फोकस ज्यादा दे रहा हूँ, उसके पीछे का मेरा एक इंटेंशन और भी है, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ बहुत और राजस्थानियों का बिल्कुल, वहाँ बहुत वोट शेयर है, बहुत है। और राजस्थान के कई एमएलए या पूर्व बड़े नेता वहां पर सक्रिय गए रहे थे कैंपेन और में। शुभेंदु अधिकारी जी ने जैसे ही चुनाव जीतने की नतीजे आए तो उन्होंने राजस्थान के एक प्रोमिनेंट नेता राजेंद्र राठौड़ जी का धन्यवाद दिया। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि वहां पर इस बात को भी देखा गया कि कौन से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, प्रवासी जो यहाँ पर हैं, चाहे गुजराती हैं चाहे 55,000 गुजराती हैं। हाँ हाँ, तो उनको जो भय था उनके भीतर कि कल को, क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी जुटा रहा था, तो जानकारी निकल कर ये आ रही थी कि गुजराती और राजस्थानी अगर वोट ना दें तो वहां पर वार्ड लेवल तक के भी जो पार्षद हैं वो उन लोगों को चिन्हित करके, कभी किसी के सामने सीवेज का नाला खोल दिया, कभी नाली का पानी फेंक दिया, कचरा नहीं उठाया, थ्रेटन किया। मतलब पिछले चुनावों में भी अगर किसी घर का ये जानकारी लगी कि ये वोट देने नहीं गया और दिया तो ये टीएमसी के विरोध में दिया, तो उसको भी वो बहुत बुरी तरह से परेशान करते थे। कहते हैं कि इस बार की बीजेपी की जो माइक्रो मैनेजमेंट था उसमें इस बात का खास ख्याल रखा गया कि 2 आने वाले महीने तक सीआरपीएफ नहीं हटेगी, अर्धसैनिक बल नहीं हटेंगे, और ये विश्वास कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए नुकसानदायक रहा। इस पर मतलब मैं राजस्थान का होने के कारण नहीं, एक और चीज आपको बता रहा हूँ, कलकत्ता शहर में जहाँ पे बीजेपी पिछली बार हारी थी, कलकत्ता हुबली हावड़ा जो एरिया है वहां पे बीजेपी का पूरी तरह से वो था, जो सोसाइटी बड़े बड़े बने थे जिसमें 3,000 4,000 फ्लैट होते थे। जब हम लोग वहाँ के रेसिडेंस वाले से मिलना शुरू किए, उनके अध्यक्ष बैठते थे और लोग बैठते, वो लोग बता रहे थे कि सोचिए कि ये पूरे बिल्डिंग में मैपिंग किया हुआ है कि कौन से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकते हैं, और नीचे सोसाइटी के अंदर नीचे टीएमसी के गुंडे बैठे और वो बताते थे कि दादा आपको नहीं जाना, आपका पोल पड़ गया। और इस बार क्या हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ने उस सोसाइटी के अंदर फोर्स लगा दिया था। यही नहीं किया था, जहां उसको शंका हो गया कि ये फोर्स के बाद भी नहीं आएंगे तो सोसाइटी के अंदर पोल बनाया गया, पोलिंग बूथ बनाया गया। तो कहा गया कि पिछले 2021 में जो गलतियां सारी दिखी वो सारे इलेक्शन कमीशन ने उसको दूर किया, और उसमें केंद्र सरकार की जो होम मिनिस्ट्री है उसने सहयोग किया कि आपको जो भी फोर्सेज होगा वो मैं आपको प्रोवाइड देने के लिए तैयार हूं। तो 2,40,000 यदि फोर्स गए हैं तो सिर्फ सरकार ने डिसाइड नहीं किया होगा, इलेक्शन कमीशन की भी बहुत बड़ी भूमिका होगी कि भाई हमें इतने फोर्स चाहिए और इतने फेज में 5 फेज नहीं कराकर एक पहला चोट वहां पे दिया गया। 68 लाख जो एसआईआर में जो शुरुआत वाला कटा था वहीं से डिसाइड हो चुका था कि ये पोल एक तरफ ऐसे जा रहा है। तो ये जो 61 लाख 68 लाख जो पोलर थे, ऐसा नहीं था कि उनका पोल नहीं होता था, फर्क यही था कि हर बार टीएमसी के लोग देते थे, इस बार और जो प्रवासी भी गए उसके बारे में बड़ी बड़ा चर्चा है कि भाई इतने लोग जा रहे हैं प्रवासी, इस बार तो टीएमसी को वोट देंगे, चूंकि उनको लग रहा है कि एसआईआर के कारण मुझे देर से बाहर। ये ऐसा नहीं था कि उनका पोल पिछले बार नहीं पड़ा था, लोग बार बार बोलते थे कि भाई वोट परसेंटेज बढ़ा उनके कारण, उनका पोल पिछले बार भी पड़ा था, वो पोल नहीं किए थे, उनका पोल टीएमसी ने किया था। ये पहली बार हुआ कि किसी ने 4 या 5 इलेक्शन के बाद पहली बार पोल करने के लिए बंगाल में आए हुए, क्योंकि इतना अधिक वोट परसेंटेज अगर है हाँ। क्योंकि अगर 9 करोड़ की आबादी है, 50 लाख लोग बाहर हैं, तो अपने आप में बड़ा नंबर है, 5-6% जनता बाहर है, और इतना बड़ा संख्या में अगर 50 लाख लोग वोट देने आए। इसी में मेरा क्वेश्चन कंटिन्यू फिर से लौटता हूं, क्योंकि ये न्यूज अगर जैसे ही बाहर जाएगी आपके प्रेडिक्शंस मैटर करेंगे। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का क्या होगा? दूसरा, बंगाल का नया सीएम कौन होगा? देखिए, सीएम तो ये अमित शाह और वही बता सकते हैं। मैं सीएम का बताता भी नहीं, जिसके बारे में मेरी उम्मीद होती है वो फेल हो जाता है, तो मैं वहां शुभेंदु अधिकारी को लेके क्या है जो जनता? शुभेंदु अधिकारी ने पिछले 5 सालों से 6 सालों से वहां पे एक आंदोलन के रूप में सरकार के विरुद्ध लड़े हैं, लेकिन एक ही चीज उनके लिए जो डिमेरिट लग रहा है, टीएमसी के पूर्व नेट पूरे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी सीएम बनते जा रहे हैं, चाहे आप बिहार से ले लें, असम से ले लें, वो बाहर के कैडर आए हुए हो रहे, तो एक कार्यकर्ताओं के अंदर से लग रहा है कि भाई ये बाहर के लोग आ रहे हैं और हमारे जो अधिकार हैं और जो उनकी उम्मीद है उस पर उनका अब्जा है। तो इतना ही का है। आपका रिमार्क? नहीं, ठीक बात है। ये बात तो बिहार के समय भी जब सम्राट चौधरी को चुनने की बात हुई थी तो बहुत सारे लोग जो प्योरिटन हैं बीजेपी के अंदर, भारतीय जनसंघ के जमाने से या आरएसएस से आए हुए, वो लोग कहते हैं कि अपना कोई ऐसा व्यक्ति जो आरएसएस से दीक्षित हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आया हुआ हो, बीजेपी का पुराना नेता हो, हार्डकोर बीजेपी का हो, उसको बनाना चाहिए। बिहार के बारे में ये बात उठी थी कि पहला मुख्यमंत्री बन रहा है तो पहला मुख्यमंत्री तो हमारा अपना होना चाहिए। लेकिन हम लोग इस बात को देख रहे थे कि 4 साल से बीजेपी के बड़े नेता जिसको मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार कर रहे हैं, तो किसी मकसद से तैयार कर रहे हैं, उनके दिमाग में था, तभी सम्राट चौधरी को उन लोगों ने पहले 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया।
जब आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं तो आप वैचारिक रूप से वो ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है मुख्यमंत्री के मुकाबले। मुख्यमंत्री तो कई बार कॉम्प्रोमाइज का पद होता है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कॉम्प्रोमाइज का पद नहीं होता है, तो पार्टी के लिए होता है, पार्टी का होता है। आप गठबंधन में सरकार बनाते हैं तो गठबंधन सहयोगी का ध्यान रखते हैं सीएम बनाने के लिए, प्रदेश अध्यक्ष तो आपका अपना होगा। तो वो बन गए थे, तो आप इसका मतलब कि आप उनको समझ रहे हैं कि आपने जो है अडॉप्ट कर लिया है उनको, और उन्होंने आपको, वही स्थिति शुभेंदु अधिकारी के बारे में है। शुभेंदु नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए सहयोगी पार्टी की जरूरत नहीं होती है। आपने नेता प्रतिपक्ष बनाया, 77 एमएलए हुए तो आपने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को बनाया, ये एक फैक्टर करेगा। दूसरा, वो व्यक्ति लगातार लड़ता रहा है सड़क पर ममता बनर्जी से, ममता बनर्जी की टैक्टिक्स से, जो आपने पिछली बार कर रहे थे कि जो एक डर की चीज है उसको डर से हराना है, डर के लिए क्या चुन रहे हैं। तो वो तो खैर दूसरा तीसरी बात बाद में पता चलेगी कि डर किस तरह से रहता है समाज में, लेकिन शुभेंदु अधिकारी उसी टैक्टिक से लड़ते रहे जिस टैक्टिक से ममता बनर्जी आई थी और अपनी सरकार चला रही थी। सड़क पर उतर के लड़ना, ममता बनर्जी को 2 बार हराना, ये इतिहास है। एक मुख्यमंत्री लगातार 2 चुनाव में हार जाए अपनी सीट से जहां से लड़े, और दोनों बार एक ही व्यक्ति हरा है, ये भी एक हिस्ट्री है। तो ये शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में ये सारी चीजें जा रही हैं, उनके पक्ष खिलाफ ये बात एक है कि नाम अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि अगर ये बात सही हो गई तो फिर आपकी रील वायरल होगी। एक नाम देना है तो शुभेंदु अधिकारी है, और एक नाम नहीं, हम 1 से 10 तक नाम देना है तो शुभेंदु अधिकारी है। ओके, 11वें नंबर पर फिर दूसरे नाम है। 11वें नंबर पर आप हमसे कहिएगा तो हम सामयिक भट्टाचार्य का नाम रख देंगे, दिलीप घोष का नाम रख देंगे, सुकांत मजूमदार का नाम रख देंगे, राहुल सिन्हा का नाम रख देंगे, हम किसी का भी नाम रख देंगे, हम निशित परमाणिक का भी नाम रख देंगे। कोई नाम नहीं ले रहा है निशित परमाणिक का, लेकिन चूंकि वो अमित शाह के साथ होम मिनिस्ट्री में रहे हुए हैं तो हम उनका भी नाम रख देंगे। लेकिन 1 से 10 तक शुभेंदु अधिकारी हैं, और ये प्योर पॉलिटिकल रीजन से है, हमारा कोई दूसरा वो नहीं है, प्योर पॉलिटिकल रीजन। दूसरी बात है जो हो रहा है कि हिंदू फायर नेता योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा और दूसरा शुभेंदु अधिकारी। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व पे शुरू से पॉलिटिक्स किए, लेकिन वो आरएसएस के नहीं थे। ये कहा जाए तो भी आरएसएस से बीजेपी में आए हुए नहीं व्यक्ति थे। तो ये तीनों बाहर से आए हुए व्यक्ति, जितना फायर हिंदू पॉलिटिक्स को लेकर है उतना तो शायद भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं है। यदि अमित शाह जी को हटा दिया जाए, उनकी पॉलिटिक्स एकदम मतलब थोड़ा प्रो बीजेपी ही रही है, तो हिंदुत्ववादी रही है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में रहे, डर यही है कि अगर शुभेंदु अधिकारी सीएम होते हैं, टीएमसी की नीतियां जानते हैं, टीएमसी को हराना टीएमसी के तरीके से जानते हैं, तो कहीं बंगाल में वो नीतियां वापस ना आए, ये तो खैर भविष्य बताएगा। फिलहाल के लिए ममता बनर्जी पर रिमार्क नहीं दे रहे हैं आप लोग, मुझे हम बताइए, आप हम वो सवाल क्या होगा उनका। देखिए, एक हम पॉलिटिकल हिस्ट्री के हम विद्यार्थी भी रहे हैं, हम पॉलिटिकल साइंस के। बंगाल की तो बहुत ही क्लियर कट पॉलिटिक्स है कि जब लेफ्ट ने कांग्रेस को हराया 77 में तो कांग्रेस पार्टी वहां खत्म हो गई। 2011 में ममता ने लेफ्ट को हराया तो लेफ्ट खत्म हो गई। अब बीजेपी ने ममता बनर्जी को हराया है तो ममता बनर्जी का फ्यूचर, उनकी पार्टी का फ्यूचर बहुत ब्लीक है, बहुत कमजोर है। हमको आशंका है कि उनकी पार्टी टूटेगी, और जो ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड का जो झगड़ा है वहाँ तृणमूल कांग्रेस में पिछली बार टिकट कटने में भी एक बड़ा वो रहा कि तृणमूल कांग्रेस के काफी पुराने नेताओं के टिकट कटे, 70 विधायकों के टिकट कटे, 15 सीटें बदली, उसमें अभिषेक बनर्जी का बड़ा हाथ था। तो एक ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड का एक झगड़ा था। ओल्ड गार्ड काफी, ममता बनर्जी के मुकुल राय का निधन हो गया, शुभेंदु अधिकारी चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो जो पुराने बड़े नेता जो उनके साथ के थे वो छोड़ गए हैं या दुनिया में ही नहीं है। तो अब जो पार्टी का कंट्रोल होगा, ममता बनर्जी की अपनी उम्र 71-72 साल है, अभिषेक बनर्जी संभालेंगे, और उनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो सबको साथ लेकर के एक कोहेसिवनेस के साथ पार्टी की पॉलिटिक्स कर सके। तो एक वहां खतरा हुआ है, और ये ओपनिंग दे रही है कांग्रेस पार्टी के लिए भी, लेफ्ट के लिए भी, और किसी नए प्लेयर के लिए भी। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि ममता बनर्जी का जो एज हुआ है 72 ईयर्स, और अगले जब इलेक्शन आएगा तो 77 ईयर्स की हो जाएंगी, तो वो राजनीति की तरह अपने आप रिटायर हो रही है। क्योंकि उस एज पे आके आप पॉलिटिक्स नहीं उतने एग्रेसिव के साथ कर सकती हैं। और अभिषेक के लिए मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इन 4 सालों के अंदर उनकी पॉलिटिक्स को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, और इस पे ही भारतीय जनता पार्टी का पूरा पॉलिटिक्स केंद्रित रहेगा। और अभिषेक बनर्जी ये 4 साल के अंदर मुझे लगता है कि ये जेल के अंदर रहेंगे। चलिए देखते हैं आपके जो रिमार्क्स हैं उनको एग्जीक्यूट होते हुए कि कौन किस तरह से होता है। उम्मीद है कि आपको इस चर्चा से बंगाल के भविष्य की कुछ पिक्चर्स आपके सामने आई हों। ऐसी ही चर्चा जारी रखेंगे, बने रहिए। धन्यवाद।